मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जीएसटी में सुधार के संदर्भ में या जीएसटी की दरों में कमी करने के संदर्भ में सरकार ने जो घोषणा की है, उसे केंद्र में रख करके कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। पहली बात जो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, यह जो निर्णय लिया है आप जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने लिया है, जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। एक काउंसिल बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार होती है और राज्य भी उसमें भागीदार होते हैं, और कोई भी जब निर्णय लिया जाता है फिर बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार के मतों का जो वजन है अलग होता है, राज्यों के मतों का वजन अलग होता है। इन सब पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इस पर भी आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो जीएसटी काउंसिल है संघवाद का बहुत अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। 8 साल हो गए हैं इसको बने हुए। इस दृष्टि से देखें तो अब ये स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा हो गया है, महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। लेकिन चूंकि इस बार जीएसटी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, इसलिए आपको काउंसिल के बारे में मुझे लगता है कि जानना ही चाहिए। ऑनलाइन लेक्चर्स इस पर अवेलेबल है, हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी यह अवेलेबल है। दोस्तों, दूसरी बात यह भी है कि अभी जो निर्णय लिए गए हैं ये सर्वसम्मति से लिए गए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है कि जीएसटी काउंसिल जब कोई भी निर्णय लेती थी इससे पहले, ये उसकी 56वीं बैठक थी। इससे पहले 55 बैठकें तो हो चुकी हैं और हर बैठक में विचार विमर्श होता था। विचार विमर्श तो होना ही चाहिए, लेकिन विवाद होते थे, कुछ राज्य विरोध करते थे। और यदि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जहां केंद्र की सरकार से अलग पार्टियां हैं, सत्ता में हैं, वो तो विरोध करती ही करती थी। लेकिन ठीक है, तो बहुमत से फैसला होना होता है और बहुमत से फैसला हो जाता है। तो चूंकि अभी सर्वसम्मति से मामला तय हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि काउंसिल के बारे में आपको जानना ही चाहिए। इसे मैं जीएसटी में सुधार का नाम भी देना चाहूंगा और कुछ अखबारों ने ऐसा किया भी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे लिखा है नया जीएसटी, कुछ ने इसे कहा है जीएसटी में सुधार। आप इसे जीएसटी में सुधार यदि चाहें तो कह सकते हैं, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यदि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न पूछा गया तो शायद सुधार की दृष्टि से ही प्रश्न पूछा जाए कि उसमें क्या सुधार किए गए। क्या आपको लगता है कि कुछ सुधार किया गया है? तो जब सुधार की बात आएगी तो मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए विषय बहुत उलझाव वाला है, स्टूडेंट उसमें से छांट नहीं पाते हैं, और वैसे भी जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है अपने आप में काफी जटिल होता है। 3 बिंदु आप अपने दिमाग में रखें। पहला तो यह है कि इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। जी हाँ, अभी तक जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर था, उसकी जो दरें थी वो काफ़ी हाई साइड में थी और इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर पड़ रहा था। तो इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। जो दूसरी बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके वर्गीकरण संबंधी बहुत सारे विवाद पाइपलाइन में है। 5%, 18%, 14%, 12%, 28%, 40%, पता नहीं क्या क्या वर्गीकरण है, ये मामला वो मामला। तो वर्गीकरण इतना जटिल है, इतना जटिल है कि आप किसी से बात करके देखिए, उसका दिमाग चकरा जाता है। और सच पूछिए तो इसके कारण जो बेचारे छोटे मोटे जो दुकानदार थे वो इतने परेशान हो गए कि उनको अपने यहाँ इसके लिए सीए रखना पड़ा, उनका खर्चा उठाना पड़ा, क्योंकि उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। इतने सारे वर्गीकरण, इतने सारे मामले, और जब आप थोड़ा सा भी मामले में उलझ जाते हैं तो फिर केस बन जाता है, फिर आप चक्कर काटते रहिए, आप बकायदे उसके लिए दंड शुल्क दीजिए। तो कम से कम ये जो वर्गीकरण संबंधी जो विवाद होते थे ये कम होंगे। और तीसरी बात है कि अब इसके नियम और कानूनों का पालन करना भी लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इसके लिए फिर क्या डिटेल्स में आगे हैं उनके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हम लोग आगे हो सकता है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भी करें। इसके साथ ही साथ एक और बात कही गई है, और वो व्यवस्था ये की गई है कि हो सकता है कि इस माह के अंत तक
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की शुरुआत कर दी जाए अलग से। यानी कि जीएसटी के जिनके मामले चल रहे हैं वो अपने मामलों का अपील कर सकें। तो यह भी एक बहुत बड़ा कदम है। कम से कम एक ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहां आप अपील कर सकें, और न्याय का तगाजा भी तो यही होता है कि एक अपीलीय अथॉरिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी इसके व्यावहारिकता पर आ रहा हूं, जिसका संबंध है कि उपभोक्ताओं को फायदा होगा। पहले बहुत सारे वर्गीकरण थे। अब इन वर्गीकरण में से 12% वाला जो स्लैब है, स्लैब की हम बात करते हैं, और जो 28% का जो स्लैब था दर, 12% टैक्स लगेगा, 28% टैक्स लगेगा, इन दोनों को खत्म कर दिया गया है। मतलब हाई लेवल को खत्म कर दिया गया। चलिए, अच्छी बात है। और जो मेन है वस्तुओं को दो दरों में बांटा गया है, और ये 12 और 28% वाले थे, इनको भी इन दो में शामिल कर लिया गया है। वो दो दरें कौन सी हैं? मिनिमम 5% और मैक्सिमम 18%। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इससे ऊपर की दरें नहीं हैं। इससे ऊपर की दर भी बाकायदे मौजूद है। और आप जानते हैं कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, उस टैक्सेशन सिस्टम में ये व्यवस्था की गई है कि जिन्हें हम विलासिता की वस्तुएं कहते हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, क्योंकि उनका उपयोग जो करने वाले लोग हैं उनके पास काफ़ी पैसा है। अगर उनसे आप ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं तो उनकी सेहत पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और कम से कम सरकार उस टैक्स को लेकर के उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए करेगी। यानी कि टैक्स की जो दरें हैं वो कम कर दी गई हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है कि 5% में कौन सी चीज़ों को लाया जाएगा? उपभोक्ता वस्तुओं को, या यूँ दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो खाद्य वस्तुओं को 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। जब इसमें डाल दिया गया है तो अब क्या होगा कि उन वस्तुओं पर टैक्स की दर कम हो जाएगी, तो उन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी तो सीधी सी बात है कि वो लोगों की पहुंच के अंदर होंगी, तो लोग उन वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जब खरीदने के लिए प्रेरित होंगे तो बाजार में उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि उस मांग की पूर्ति के लिए उनका उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम होने लगेगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, कच्चे माल की ज़्यादा खपत होगी, और इस तरीके से जो आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज हो सकेगी। यहाँ पर आपको एक बात थोड़े से ध्यान में रखनी होगी। टैक्सेस कम किए गए हैं। टैक्सेस कम करने से डेफिनेटली सरकार का राजस्व कम होगा। सरकार जो आय अर्जित करती है, राजकोषीय जो उसका राजस्व है वो कम होगा। और अनुमान भी लगाया गया है कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए का इसका असर होगा। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी है। इकोनॉमिक्स के बारे में सीधे सीधे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। दरें कम कर दी गई हैं तो टैक्स का कलेक्शन तो कम हो सकता है, लेकिन यदि वस्तुओं की मांग बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि टैक्स का कलेक्शन हो सकता है कि पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगे, क्योंकि वस्तुओं की जो इकाई है उनकी संख्या बढ़ गई है। उनकी संख्या के बढ़ने से वो ज़्यादा टैक्स देंगे, तो हो सकता है कि सरकार को जो धन मिलता है उसमें कमी न आए। तो यह भी एक उम्मीद बनती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने जो टैरिफ बम फोड़ा है भारत पर, भारत को अब उसका मुकाबला करना है। और उसका मुकाबला करने के रूप में एक सजेशन यही है कि भारत अपने घरेलू बाजार को मजबूत बनाए। और ऐसा करके सच पूछिए तो घरेलू बाजार को मजबूत बनाने की ही कोशिश की गई है, और डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। एक बात आपको मैं और याद दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, इनकी चर्चा मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में अलग से की है। उसमें एक घोषणा जीएसटी में सुधार को लेकर भी थी। तो जीएसटी में सुधार की शुरुआत जो है
यहाँ हो गई है। एक बात जो मैं आपको अलग से थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो बीमा उत्पाद हैं, जो बीमा प्रोडक्ट हैं, उनको जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। जीएसटी से मुक्त है, यानी कि बीमा जो उत्पाद हैं वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यह होगा कि लोग बीमा कराने की तरफ प्रेरित होंगे, और बीमा होना मुझे लगता है कि आम नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हेल्थ से रिलेटेड जो इशू हैं भारत में उसको देखते हुए ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। साथ ही साथ जो कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन पर टैक्स कम कर दिया गया है, कृषि उपकरणों पर जो टैक्स है वो घटा दिया गया है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सीधे सीधे कृषि उत्पादन पर आएगा, कृषि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हो सकेगी, यह भी मानकर चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी खासकर जीएसटी के सुधार से संबंधित। फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।